हेलो एवरीवन। मैं सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग आपके साथ रेशो एनालिसिस को रिवाइज करेंगे। रेशो एक बहुत सिंपल चैप्टर है, आपने देखा होगा इसको, आपने अपने स्कूल में क्लास 12th में ही पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली फॉर्मूलेज हैं, अगर आप उन फॉर्मूलेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इसको कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रेशो एनालिसिस। रेशो इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। एक सिंगल फिगर कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करती, इस वजह से रेशो का उपयोग करते हैं जिससे कि रिलेशन बन सके दो चीजों के बीच में। अब जैसे मैंने आपको कहा, एक पार्किंग लॉट है, वहां पे 10 कार खड़ी हुई है। आप मेरे को बताइए नंबर ऑफ कार्स कम है कि ज्यादा। आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, 10 कार खड़ी है, कम है ज्यादा हमें क्या मालूम। लेकिन अगर मैं कहूँ वहां पे 5 बाइक खड़ी हुई हैं तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर कार जो है बाइक से डबल हैं, यानी कि उनके बीच में जो रिलेशन है, जो रेशो है, वो 1:2 का है। अगर बाइक एक है तो कार दो है। तो एक तरह से सिंगल फिगर कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करती। रेशो इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। लेकिन हमारे कोर्स में कोई कार और बाइक की रेशो नहीं आएगी। हमारे केस में जो रेशो आएगी एग्जाम में वो अकाउंटिंग रेशो आएगी। अकाउंटिंग रेशो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। आपने अकाउंट्स में एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब पढ़ा है। इन टर्म्स के बीच में अगर रिलेशन आए तो इसको बोलते हैं रेशो एनालिसिस। रेशो आप परसेंटेज के अंदर, टाइम्स के अंदर या रेशो मेथड के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम एक एक करके सारी रेशियोज को आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम ले रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो से पता चलता है फर्म के कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या वो अपने उन ऑब्लिगेशंस को टाइमली मीट कर पाएगी कि नहीं। इसके लिए हम लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं, जिसमें सबसे पहला रेशो है करंट रेशो। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट वो होती है जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसको एक साल के अंदर हमें सेटल करना होता है। तो आइडियल करंट रेशो होता है वो 2:1 होता है। एक होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो भी होता है। इसका फॉर्मूला है क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दो ऐसी एसेट्स हैं जिसको आप समय के हिसाब से ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम बोलते हैं क्विक एसेट वो होती है जिसको 3 महीने में सेटल करना है। अगर आप करंट एसेट्स में से दो करंट एसेट हटा दें तो जो बचती है वो क्विक एसेट बचेंगी। उसमें एक है स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। हम स्टॉक को इसलिए हटाते हैं क्योंकि स्टॉक को हम टाइम के अकॉर्डिंग खत्म कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली एडजस्ट होते हैं, कभी भी ज़रूरत के टाइम में वो हमें कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे इंश्योरेंस है या प्रीपेड रेंट है। तो अगर हम इन दो चीज़ों को हटा दें विल गेट द क्विक एसेट्स। जो आइडियल करंट रेशो है वो 1:1 कहलाता है। एक होती है कैश रेशो। कैश रेशो का मतलब है आपके पास लिक्विड कैश कितना है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको आप शॉर्ट नोटिस में कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। ये एक एब्सोल्यूट लिक्विडिटी मेजर माना जाता है। नेक्स्ट है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। ये बेसिकली कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कंपनी टाइमली मीट कर पाएगी कि नहीं, यहाँ से पता चलता है। कोविड के टाइम में ये रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कई सारे बिजनेसेस को यूज किया था। इसके अंदर हम कैश बैंक बैलेंस लेते हैं, जो हमारे नेट रिसीवेबल होते हैं अदर देन बेड डेट्स वो लेते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और हम इसको डिवाइड करते हैं अपने एक दिन के ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। तो पता चलता है जो एसेट्स हमारे पास है वो कितने दिन तक हमारे खर्चों को मीट कर सकती है। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल, ये तो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा है। बेसिकली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, आपने हमारे साथ एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका बेसिकली मतलब होता है फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और ये दो जगह से आते हैं, एक डेट से एक इक्विटी। इसी में कुछ रेशियोज हमें दे रखी हैं। पहला है इक्विटी इक्विटी रेशो। इसमें हम शेयर होल्डर्स इक्विटी को नेट एसेट से डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली बताता है जितने फंड्स इन्वेस्टेड हैं उसमें इक्विटी का कितना प्रपोर्शन। एक होता है डेट्स रेशो।
इसमें टोटल डेट्स लेते हैं। टोटल डेट्स का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। जितने भी हमारे फंड्स हैं उसमें से सॉरी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें से आउटसाइड फंड्स कितने हैं। डेट्स टू इक्विटी रेशियो, अपना कितना पैसा लगा हुआ है, बोरोड कितनी कैपिटल है, वो होती है डेट्स टू इक्विटी रेशियो। आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो डेट्स फ्री बन जाए, और बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो जीरो डेट्स के साथ आज बिजनेस कर रही हैं। नेक्स्ट है डेट्स टू टोटल एसेट, आई थिंक ये हमने ऊपर कर लिया था। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसपे फिक्स रिटर्न देनी पड़ती है, जैसे कि डेट्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिस पे फिक्स रिटर्न नहीं होती, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया या कंपनी के खुद के रिजर्व सरप्लस हो गए। अगर फंड्स कैरिंग फिक्स रिटर्न को फंड्स कैरिंग विद नॉन फिक्स रिटर्न से रिलेट करें तो इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला रहता है प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये बताता है कि प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाय शेयर होल्डर्स, जितनी भी कंपनी में टोटल एसेट्स हैं उसमें से शेयर होल्डर ने कितने पैसे उसके लिए दिए हैं, शेयर होल्डर से कितना फाइनेंस है वो। उसके बाद है कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट और दूसरा इसका इंस्टॉलमेंट। क्या हम इतना कमा रहे हैं कि टाइमली हम ये दोनों चीज़ें पे कर सकें? डेट सर्विस कवरेज रेशियो से पता चलता है। मान लीजिए कोई बैंकर है या कोई हमारी कंपनी में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में वो लोग डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं देखने के लिए क्या कंपनी इंटरेस्ट देने में और पेमेंट ऑफ लोन में सक्षम है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला रहता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। बेसिकली आप कह सकते हैं ईपीआईटी, इसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके साथ हम 1 - टी करते हैं। तो बेसिकली इस इंस्टॉलमेंट को हम बिफोर टैक्स बना रहे हैं। एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी क्या इतना कमा रही है कि टाइमली इंटरेस्ट दे सके। जो लोग कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या डिबेंचर से ये इतना कमा रहे हैं कि टाइमली इंटरेस्ट पे कर सकें। इसका फॉर्मूला रहता है ईबीआईटी डिवाइड बाय एनुअल इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, क्या कंपनी के पास इतने फंड्स हैं कि वो टाइमली प्रेफरेंस डिविडेंड दे सके। इसका फॉर्मूला रहता है ईबीआईटी, या आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। एक होता है फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ईबीआईटी में नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि डेप्शन प्लस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन्स। उसके बाद है एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो, कंपनी के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं वो इन रेशियो से पता चलता है। जिसमें सबसे पहली रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो उन्होंने एसेट्स एंगेज कर रखी है उससे कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। अगर आपको 1 साल की जानकारी है तो आप टोटल एसेट्स ले लें, 2 साल का डेटा दे रखा है तो एवरेज ऑफ टोटल एसेट्स ले लें। ऊपर की साइड हम सेल्स लिखते हैं, अगर क्वेश्चन बोले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सेम सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दो तरह से निकलती है, एक फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में, एक रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कितनी बार हमने अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट किया। तो इसका फॉर्मूला रहता है कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स का मतलब है सेल्स माइनस जीपी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कितनी बार हमने अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है। फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। एक होता है डेटर्स वेलोसिटी यानी कि एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितने टाइम में हम डेटर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, जैसे हम लोग 1 साल में 4 बार डेटर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो ये 4 बार तो हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब 4 बार कलेक्ट करते हैं तो एवरी थर्ड मंथ में करते हैं, तो जो 3 मंथ्स है इसको बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन।
एक है पेबल्स टर्नओवर रेशियो। जब भी हम परचेज करते हैं तो उस टाइम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, अब उसकी पेमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए साल में 6 बार पैसे देते हैं, तो इसको बोलते हैं पेबल्स टर्नओवर रेशियो। जब साल में 6 बार देते हैं तो 2-2 महीने के गैप पे देते हैं, दिस इज कॉल्ड पेबल्स वेलोसिटी, यानी कि 2 मंथ्स इज पेबल वेलोसिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिसमें पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इससे पता चलता है कि हम फैक्ट्री में कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। जीपी बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट में हम अपने सारे खर्चे कंसिडर करते हैं, सिर्फ फैक्ट्री के ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग के खर्चे भी लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो में जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स भी आ सकता है, आफ्टर टैक्स भी आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम प्योर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस लेते हैं। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश होता है बेसिकली उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कुछ एक्सपेंसेस रेशियो हैं, जैसे कॉग्स रेशियो। तो कॉग्स को सेल से डिवाइड करा, हमारी कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। जितनी कॉग्स रेशियो हमारी कम होगी, हमारा जीपी रेशियो उतना ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लेते हैं, बेसिकली जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो में हम कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों एक्सपेंस ले लेते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंस लेते हैं डिवाइड बाय सेल्स। फाइनेंशियल एक्सपेंस में हम अपने सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया या कोई फंड फाइनेंस करा है उसके ऊपर जो हम दे रहे हैं, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऐसी हैं जो सेल्स के अलावा एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड होती हैं। एक्चुअली ये रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे देखें? हमने 10 लाख की सेल पर 1 लाख प्रॉफिट कमाया, 10%। लेकिन 10 लाख की सेल करने के लिए 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन शॉर्ट 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख, ये तो बहुत ही बेकार है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेजर करनी हो तो वो आपको बेसिकली एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर करनी चाहिए, जिसका सबसे बढ़िया मेजर है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम ईबीआईटी लेते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं इनटू 100। रिटर्न ऑन एसेट्स, जो भी हमारे प्रॉफिट से आफ्टर टैक्स, उसको हम एसेट से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होता है प्री टैक्स, एक पोस्ट टैक्स। हम लोग ईबीआईटी को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं और पोस्ट टैक्स लेना है तो ईबीआईटी 1 माइनस टी कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसमें हम डेट्स भी लेते हैं और इसमें इक्विटी भी लेते हैं। डेट्स में सारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं, और इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट साइड पर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं, जैसे पी एंड एल डेबिट बैलेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये चीज़ें। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हम लेते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, अब जो बचा दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको हम डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले लेते हैं ईपी। हम लोग एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं फॉर अवर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके लिए हम लेते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। डिविडेंड पर शेयर, जो भी प्रॉफिट है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, दूसरा कंपनी अपने पास रिटेन करती है। जितना भी आपने डिविडेंड दिया है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें, डीपीएस आ जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, मान लीजिए 1 लाख रुपए कंपनी ने कमाया, उसमें से 60,000 डिविडेंड देंगे, 40,000 रिटेन करेंगे। अगर 60,000 इक्विटी डिविडेंड देंगे तो पे आउट रेशियो होगा 60% और रिटेंशन रेशियो होगा 40%। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है, मार्केट पे, इन्वेस्टर्स पे, जिसमें एक है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है पी बाय ई, यानी कि एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। इसका मतलब होता है हम कंपनी के 1 रुपए ईपीएस के लिए कितना मार्केट प्राइस देने को तैयार हैं। जैसे किसी कंपनी का पी रेशियो मान लीजिए 10 है, तो हम ये कहना चाहते हैं आपकी 1 रुपए की अर्निंग के लिए, जो आप 1 रुपए कमाएंगे शेयर होल्डर के लिए, उसके लिए हम 10 रुपए देने को तैयार हैं। दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से
मान लीजिए उसने शेयर में इन्वेस्ट किया, अब वो शेयर था 100 रुपए का, उसके घर पहुँचा 5 रुपए डिविडेंड। अब कंपनी कहती है जो 5 रुपए डिविडेंड है, वो हमने 10 रुपए की फेस वैल्यू पे दिया है, यानी कि 50%। एक नॉर्मल शेयर होल्डर कहता है, मेरे को 10 से मतलब नहीं है फेस वैल्यू, मैंने तो 100 रुपए लगाए, मेरे को 5 रुपए डिविडेंड मिला, मेरी तो रिटर्न 5% है। इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। जब आप डिविडेंड को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से रिलेट करते हैं, इसी तरह से एक होता है अर्निंग यील्ड। यहां पर हम अपनी अर्निंग्स को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से रिलेट करते हैं। एक मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ शेयर होता है, बाजार में क्या हमारे शेयर का भाव चल रहा है और बुक वैल्यू क्या है। क्यू रेशो जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के हिसाब से निकाली जाती है। क्यू रेशो ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके साथ थोड़ा अभी प्रैक्टिस करूंगा और इस टॉपिक को फिर हम वाइंड अप करेंगे। मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट कंपनी विल एम्प्लॉय total assets of 8 lakhs. 50% of asset being financed by borrowed capital at an interest of 8% per year. Direct cost for the year 4,80,000 and all other operating expense estimated to be 80,000. The goods will be sold to customer 150% of direct cost. Tax rate is assumed to be 50%. You are required to calculate. कुछ रेशियोज हमें निकालनी है, जैसे एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट टर्नओवर और रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी। मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक मैं बैलेंस शीट बनाना चाहूंगा रफ में। कंपनी के पास टोटल एसेट्स है 8 लाख। अब इन्होंने कहा 50% एसेट फाइनेंस्ड है, बोरोड कैपिटल से 8% इंटरेस्ट, यानी कि 8% इनके पास डेट्स हैं, 50% जो कि हुए 4 लाख, और रेस्ट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने हुई 4 लाख। अगर हम दोनों का टोटल करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर 8 लाख रुपए की एसेट है, उसमें 4 लाख के डेट्स हैं और 4 लाख की इक्विटी है। अब यहाँ पे दे रखा है, एक कंपनी ने डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह लगाई है, तो इसके लिए एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे हमने लिया सेल्स, क्वेश्चन कहता है जो डायरेक्ट कॉस्ट है 4,80,000 है। अगर हम सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हैं जो कि 80,000 है। गुड्स विल बी सोल्ड एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। हम डायरेक्ट कॉस्ट के 150% पे गुड्स को बेचेंगे। गुड्स हैं 4,80,000, इसका 150% होता है 7,20,000। 7,20,000 की सेल करेंगे, टैक्स रेट 50% है। मैं यहां से निकालता हूं EBIT। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है। सेल कैसे आई है, मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का 150% निकाला है और ये आ गया 1,60,000। अब यहां से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। आप देख सकते हैं जो 4 लाख रुपए है वो हमने 8% डेट से फाइनेंस कराया है, तो 4 लाख के ऊपर अगर हम 8% इंटरेस्ट निकालें तो वो 32,000 आता है। यहां से आ गया EBT 128। इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे 50% जो कि 64,000 है, और यहां से हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें इनकम स्टेटमेंट बना ली, अब हम फॉर्मूलेज लिखकर यहाँ पे रेशियोज निकाल सकते। सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बताना चाहूँगा, ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ईबीआईटी को। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ईबीआईटी और मार्जिन का मतलब रहता है सेल्स। आप ईबीआईटी को सेल्स से डिवाइड करके इंटू 100 कर दें, आंसर आ जाएगा। हमारा जो ईबीआईटी है वो है 1,60,000, सेल्स है 7,20,000 इंटू 100। तो ईबीआईटी बाय सेल्स इंटू 100, दिस इज कमिंग 22.22%। 22.22%। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। यहाँ लिख देते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। स्पेसिफिक बोला गया है आफ्टर टैक्स, अगर नहीं लिखा होता हम तब भी आफ्टर टैक्स लेते। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 64,000 डिवाइड बाय सेल्स 7,20,000 इंटू 100। चेक करते हैं कितना आंसर आता है। 64,000 डिवाइड बाय 7,20,000, 8.89%। 8.89%। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। स्पेसिफिक बोला है रिटर्न ऑन एसेट्स, अदरवाइज तो हम अर्निंग आफ्टर टैक्स लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका क्या इंप्लीकेशन आएगा देखो। रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईबीआईटी, बट इसने बोला है आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एसेट्स इंटू 100। ईबीआईटी है 1,60,000, टैक्स है 40%, एसेट्स है 8 lakhs इंटू 100। तो ये कितना आंसर आया? 12%। रिटर्न ऑन एसेट इज 12%। नेक्स्ट, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर इज वेरी वेरी सिंपल। एसेट टर्नओवर का मतलब होगा सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स। सेल्स हमारी है 7,20,000, एसेट्स है 8 lakhs। इसका आंसर होगा 0.9 टाइम्स। इसको हम टाइम्स में लिखते हैं 0.9 टाइम्स। और लास्ट है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी, इसमें हम लेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट आती है। अब यहाँ पर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। किसी तरह का रिजर्व नहीं है, तो 4 लाख रुपए ही ओनर्स इक्विटी बन जाएगी। 4,000 डिवाइड बाय 4 lakhs इज कमिंग 16%। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई हो। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूंगा। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, ये एक स्टडी मटेरियल से हमने इलस्ट्रेशन ली। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो मैं आपको बताता हूँ इसमें शुरुआत कैसे करते हैं। आप सबसे पहले देखिए आपको रुपीज में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आप देखिए ऐसी कौन सी रेशियो है जो इस रुपीज वाली इंफॉर्मेशन को रिलेट करती है। वहां से आप सवाल को शुरू करें, एक एक करके आपकी रेशियोज लगती चली जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ फिक्स एसेट रुपीज में है, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज में। हमारा पूरा फोकस रहेगा ऐसी कौन सी रेशियो है जो फिक्स एसेट्स और क्लोजिंग स्टॉक को रिलेट कर रही है।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, जीपी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल है, कैपिटल टू कैपिटल टोटल लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट टू कैपिटल है, फिक्स एसेट टू टोटल करंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिक्स एसेट से इनफैक्ट हमारी ये दो रेशियोज लास्ट की लग रही हैं। यहीं से सवाल को शुरू किया जाए, कुछ ना कुछ निकलता जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रहा हूँ फिक्स एसेट टू कैपिटल। अब ये रेशियो है 5/4, फिक्स एसेट है 40 लाख और कैपिटल मेरे को मालूम नहीं कितनी। तो यहाँ से मेरी कैपिटल कितनी आएगी वो मैं चेक कर लेता हूँ। माई कैपिटल इज कमिंग 32 lakhs। जब हम कैपिटल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 32 लाख। दूसरा है फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट्स, फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट्स। मेरी फिक्स एसेट है 5, टोटल करंट एसेट है 7। ये हुआ 40 लैक्स। करंट एसेट मुझे मालूम नहीं, तो करंट एसेट्स कितना हो गया 56 लाख। नहीं, यस 56 लाख करंट एसेट्स। अब मैं क्योंकि कैपिटल आ चुका है तो वहां से टोटल लायबिलिटीज निकाल लेता हूं। कैपिटल डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटी 1/2। कैपिटल है 32 लैक्स, टोटल लायबिलिटीज पता नहीं, तो टोटल लायबिलिटीज हो जाएगी 64 लैक्स। एक मोटी मोटी बैलेंस शीट मैं अभी भी बना सकता हूं, देखिएगा जरा। मेरी जो फिक्स एसेट्स है वो 40 लैक्स है, करंट एसेट्स 56 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 56 लाख है और टोटल लायबिलिटीज कैपिटल 32 लैक्स है और टोटल लायबिलिटीज 64 लैक्स। अगर आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल 96 लाख आ रहा है। इसका ब्रेकअप तो चाहिए होगा, वो हम धीरे धीरे बाकी रेशियोज की। अब मैं ले लेता हूँ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5। नेट प्रॉफिट तो मुझे मालूम नहीं, बट आई नो द कैपिटल। कैपिटल मेरी है 32 लाख, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,40,000। नेट प्रॉफिट 6.4। अब नेट प्रॉफिट से मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला लगता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो है 6.4, सेल्स पता नहीं, इनटू 100 और नेट प्रॉफिट रेशियो है 20%। तो यहाँ से मेरा सेल का आंसर आ जाएगा विच इज 32 लैक्स। अब सेल से मैं जीपी रेशियो तक पहुंच सकता हूँ। पी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। जीपी रेशियो है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं, सेल इज 32 लैक्स इनटू 100। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इट विल बी 8 लैक्स। 25% है सेल्स का, 8 लाख। अब मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो लगा सकता हूँ विच इज 10 STR।
फॉर्मूला होता है कॉक्स डिवाइड बाय एवरेज। मेरा जो स्टॉक टर्नओवर है वो 10 है कॉक्स। अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉग्स आ जाएगा। सेल्स 32 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख है। 32 में से 8 को माइनस किया तो 24 लाख डिवाइड बाय एवरेज। तो मेरा एवरेज स्टॉक आ जाएगा 2,40,000। अब मेरे को एक चीज मालूम है, कुछ तो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख है। तो मेरा ओपनिंग कितना होगा? अगर मेरा एवरेज 2,40,000 आ रहा है तो यहां से ओपनिंग स्टॉक निकल कर आएगा 80,000। ओपनिंग स्टॉक निकल कर आएगा 80,000। आई होप यहां तक आपने मेरी बात को समझा होगा। अब मैं आपको बता सकता हूं बैलेंस शीट के अंदर आप क्या कर सकते हैं। आप करंट एसेट्स में स्टॉक का बाइफर्केशन कर सकते हैं और जो बच गया वो अदर करंट एसेट्स हो गई। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आप प्रॉफिट्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस को अलग कर सकते हैं। प्रॉफिट सॉरी रिजर्व सरप्लस एंड शेयर कैपिटल को अलग कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमारी जो सेल्स आई है वो 32 लैक्स है, जीपी 8 लैक्स है, तो कॉग्स हो गया 24 लाख। अब आप पीएनएल अकाउंट में जीपी को ट्रांसफर कर दें। नेट प्रॉफिट 640 है, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप चेक करेंगे 1,60,000 आ जाएगा। ये हमारा अकाउंट बनके तैयार है। हमें ये नहीं मालूम था हमें कैसे मूव करना है। फिक्स एसेट दे रखा था, हमने ये चेक करा कौन सी रेशो फिक्स एसेट को लग रही है। बस वहां से कुछ ना कुछ निकलता चला गया और हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई और एंड में जाके हमने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं एग्जाम्स में। आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, थर्ड। Following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ending 31st March 23। नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है, बैंक ओडी है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, करंट रेशियो है और लिक्विड रेशियो है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज इट दिस। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें फिर आगे लेके चलें। आइए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आपको रुपीज में दे रखा है नेट वर्किंग कैपिटल, एक बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम स्टार्ट करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारी नेट वर्किंग कैपिटल 4,80,000 है, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी 4,80,000 प्लस सी। ये करंट एसेट्स हो। अब करंट रेशो को पहले लगाते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है सी ए बाई सी ए। हमारी जो करंट रेशो है वो 2.5 है। करंट एसेट्स है 4,80,000 प्लस सी ए डिवाइड बाई सी ए। इस रिलेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज निकल कर आएंगी 3,20,000। करंट लायबिलिटीज विल बी 3,20,000। नाउ वी विल टेक द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो 1.5 है। लिक्विड एसेट्स हमें पता नहीं एंड करंट लायबिलिटीज 320। तो यहाँ से लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी।
liquid assets is 480. Current as राइट, मिस्टेक हो गई, राइट, लिक्विड एसेट इज 480 और यहाँ से जो करंट एसेट्स है वो आ जाएंगी 8 लाख, क्योंकि करंट एसेट है 4,80,000 प्लस सीएल तो 320 है। अब इन दोनों का डिफरेंस स्टॉक कहलाएगा 3,20,000। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस स्टॉक कहलाता है। अब हम एक बहुत बढ़िया रेशो लेंगे, वो है फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स। फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75। इसके फॉर्मूले के अंदर ना जाए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास शेयर होल्डर से 1 रुपया आया है तो वो कहाँ पर है? इसका मतलब है 75 पैसे 0.75 फिक्स एसेट में इन्वेस्ट है और रेस्ट वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स, ये फंड्स एक तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टेड है और एक वर्किंग कैपिटल में। अगर प्रोप्राइटरी फंड से मेरे पास 1 रुपया आया है तो फिक्स एसेट में 0.75 इन्वेस्ट है और वर्किंग कैपिटल में 0.25। मेरे को वर्किंग कैपिटल मालूम है 4,80,000, तो मेरी फिक्स एसेट कितनी? अब यहाँ से हम चेक करेंगे फिक्स एसेट कितनी। 4,80,000 इज 0.25, ये आ गया 19,20,000। अवर प्रोप्राइटरी फंड इज 1920, तो फिक्स एसेट आ जाएगा इसका 0.75, 1440। मैं फिर से बताता हूँ, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड्स 0.75 दे रखा है। इसका मतलब है अगर शेयर होल्डर से 1 रुपया आया है तो 75 फिक्स एसेट में इन्वेस्ट है और 25 पैसे वर्किंग कैपिटल के अंदर। आई होप अब तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें कर ली हैं। मैं आपको फटाफट से बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं वो 1440 आई है, जो करंट एसेट्स है वो 8 लैक्स आई है। आप देखेंगे टोटल हो गया 22,40,000। यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड्स अभी हमने निकाला 19.2 और करंट लायबिलिटीज 3.2। आप टोटल करेंगे तो 22,40 आ जाएगा। इसका ब्रेकअप दिखा सकते हैं। करंट एसेट में आपको मालूम है स्टॉक कितने का है, बची भी अदर करंट एसेट्स। आप करंट लायबिलिटीज में से ओवरड्राफ्ट देख रहे हैं 80,000 का है, रेस्ट इज अदर करंट लायबिलिटीज। प्रोप्राइटरी फंड्स में आपको रिजर्व सरप्लस का अमाउंट मालूम है, बचा हुआ शेयर कैपिटल हो गया। तो बेसिकली आप इनका ब्रेकअप दे सकते हैं इनर बैलेंस शीट के अंदर। तो मेन बैलेंस शीट मैंने आपको सिखा दी है, रेस्ट आप यहाँ पे ब्रेकअप देके इसको कंप्लीट कर। मैं आगे चलना चाहूँगा यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू तिमार लिमिटेड। डेटर्स वेलोसिटी दे रखा है 3 मंथ्स, क्रेडिटर्स वेलोसिटी है 2 मंथ्स, स्टॉक टर्नओवर रेट 1.5, जीपी रेशियो, बीआरबीपी फिक्स एसेट टर्नओवर। अब रुपीस में आपको 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रेशियो से रिलेट हो रही है? जीपी जो है वो जीपी रेशियो से रिलेट होता है। मैं ये नहीं देख रहा मेरे को पूछा क्या गया है, मैं डायरेक्टली रुपीस वाली इंफॉर्मेशन को पकड़ के शुरू कर रहा हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है जीपी बाय सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो है 25। अब हमें यहाँ पर जीपी 4 लाख दे रखा है, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, सेल्स आ जाएगी 4 लाख डिवाइड बाय 25%, 16 लाख की सेल्स आ गई। अगर सेल्स में से मैं जीपी माइनस करता हूँ तो कॉग्स आ जाएगा 16 लाख में से 4 लाख। और जैसे मैंने किया मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, मेरा सेल्स और जीपी सेल्स और कॉग्स दोनों निकल।
इसके बाद मैं कोई भी रेशो ले सकता हूँ, जस्ट आई एम टेकिंग स्टॉक टर्नओवर रेशो STR। STR का फॉर्मूला होता है कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये 1.5 है, कॉग्स है 12 लाख, एवरेज स्टॉक कितना, और मेरा एवरेज स्टॉक निकल आएगा 12 लाख डिवाइड बाय 1.5। माई एवरेज स्टॉक इज 8 lakhs। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 है, सॉरी 10,000 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा है। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग है x प्लस 10,000। इन दोनों का एवरेज इज 8 लाख। तो यहाँ से मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग निकल आएगा। मैं चेक करके देखता हूँ कितना आता है। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 795 और क्लोजिंग आ जाएगा 8,05,000। आई थिंक मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल दिया है। अब डेटर्स वेलोसिटी लेते हैं 3 मंथ्स। यहाँ से डेटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा। डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ्स है, इसका मतलब मैं 3-3 महीने के गैप पे पैसे कलेक्ट करता हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैं 12 महीने को 3 से डिवाइड करूँ तो 4 बार हो गया, तो मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा 4 टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अगर मेरे को ओपनिंग रिसीवेबल क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो यहाँ एवरेज का मतलब क्लोजिंग रहेगा। अब जितनी भी सेल्स क्वेश्चन में मैंने निकाली है वो क्रेडिट की सेल्स है, कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ से मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा 4 लाख। अब क्लोजिंग रिसीवेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। मेरा डेटर्स का जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है, DRS 25,000। तो मेरा डेटर्स आ जाएगा 375, 3,75,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स। इसके बाद मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलूँगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 2 मंथ्स है, एक्चुअली ये वेलोसिटी है, यानी कि हम क्रेडिटर्स को 2 महीने के गैप पे देते हैं। अब एक साल में 12 महीने हैं, अगर 2 महीने के गैप पे दे रहे हैं तो कितनी बार क्रेडिटर्स को दे रहे हैं? 6 टाइम्स। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा? हमारा कॉग्स हमारे पास है, इसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दें तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। हमने जो सामान बेचा प्लस जो हमारे पास क्लोजिंग है माइनस ओपनिंग। तो कॉग्स हमारे पास है 12 लाख, इसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया, ओपनिंग माइनस, तो 12,10,000 इज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल आएगा 201,666। अब इसमें आप देख सकते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक बिल्स पेबल, एक क्रेडिटर्स। जो बिल्स पेबल है वो 10,000 है, रेस्ट इज क्रेडिटर्स, यानी कि 191,666। मैंने यहाँ पे डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों निकाल दी हैं और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट आ जाएगा सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। सेल्स आपको मालूम है और वहाँ से अकॉर्डिंगली आप फिक्स एसेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये आई थिंक थोड़ा सा कुछ रेशियो ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट फॉर रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना। डेट्स इक्विटी रेशियो दे रखा है, यानी कि डेट्स और इक्विटी बराबर है। करंट रेशियो है 3:1। फिक्स एसेट उसने बोला है सेल्स के बेस पे, वो हम सेल्स पे निकालते हैं। स्टॉक टर्नओवर वैसे हम निकालते हैं कॉक्स पर, बट इस क्वेश्चन में सेल्स बोला है। कैश इन हैंड इज 5 lakhs। स्टॉक टू डेटर्स दे रखा है, सेल्स टू नेटवर्क, कैपिटल टू रिजर्व्स, जीपी रेशियो 20% ऑफ कॉस्ट,
कॉक्स टू क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर टू बी पेड ऑन टर्म लोन 10%। आप इस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे, मोस्टली वो एक्स की टर्म्स में बनेगी और उसके बाद आप इक्वेट करके इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे डेट्स इक्विटी 1:1 है, तो यहाँ से हमें पता चला डेट्स और इक्विटी सेम है। नेक्स्ट है करंट रेशो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 3:1। तो एक तरह से करंट एसेट्स हो गया TCL। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स बाय फिक्स एसेट इज इक्वल टू 4। तो सेल्स हो जाएगा 4 फिक्स एसेट। स्टॉक टर्नओवर रेशो, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज ना हो तो क्लोजिंग ले लेंगे, इज इक्वल टू 6। सेल्स हो जाएगा 6 क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद स्टॉक टू डेटर्स, यानी कि स्टॉक और डेटर्स सेम होंगे। सेल्स टू नेटवर्क, सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्क इज इक्वल टू 4। तो सेल्स हो जाएगी 4 नेटवर्क। कैपिटल टू रिजर्व, कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व 1/2। कैपिटल हो जाएगा 2 कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व। जीपी इज 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/5। तो सेल्स का हो जाएगा 1/6। जीपी इज 1/6 ऑफ सेल। कॉक्स टू क्रेडिटर्स 10/1। ये रेशियोज जो हमने सारी लगा दी है। अब इसको करना कैसे है एक बार फाइनली देख लेते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, हम इस क्वेश्चन में एक काम कर रहे हैं। लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। हम सेल को एक्स मान रहे हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स लिखिए। तो जहाँ जहाँ सेल्स था हमने एक्स कर दिया। अब मेरी जो फिक्स एसेट आएगी वो x/4 आएगी। जो स्टॉक आएगा वो x/6 आएगा। डेटर्स भी x/6 आएंगे और साथ में क्वेश्चन में मेरे को कैश दे रखा है 5 लाख। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो उसमें फिक्स एसेट होगा x/4, स्टॉक होगा x/6, डेटर्स होगा x/6 और कैश होगा 5 लाख। नेटवर्थ, नेटवर्थ होगी x/4, नेटवर्थ विल बी x/4। अब इक्विटी और डेब्ट्स बराबर है। नेटवर्थ का बेसिकली मतलब होता है इक्विटी। तो मेरे डेट्स भी कितने हो गए x/4, x/4। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज होगी CA/3। ये मेरी करंट एसेट्स है। x/6, x/6 प्लस 5 lakhs होल डिवाइड बाय 3। ये दोनों इक्वेट होंगे। एक तरफ लायबिलिटीज है, एक तरफ एसेट्स है। इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिकल हो गया थोड़ा, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप यहाँ तक आप कर लेंगे। हमारा रेशो का रिवीजन भी कंप्लीट है। आज हम इसमें इतना ही करेंगे। नाउ विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।